ना। गुलाम वंश में हम लोग पढ़े हैं क्या, गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ना। और बाबू क्या होता है कि ऐसे करते करते जैसे ही क्या होती है कि बलबन की मृत्यु हो जाती है, आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि दिल्ली में अस्थिरता क्या होती है, वो मतलब व्याप्त हो जाती है। मतलब यहाँ कोई योग्य शासक नहीं मिल जाता कि जो दिल्ली को संभाल सके, समझे ना बात। और आप लोग जानते हैं क्या था कि बलबन तुर्क था, ठीक ना। और एक बात और है कि जब मोहम्मद गोरी भारत में आया था तो उस समय केवल तुर्के भारत नहीं आए थे, पता ना, गैर तुर्क भी आए थे, मतलब मुसलमान ही थे वो लोग, जिसे वो तुर्क मुसलमान हो गए थे ना। और गैर तुर्क भी आए हुए थे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं बख्तियार खिलजी, ये तुर्क नहीं था, ये क्या था, गैर तुर्क था, समझ ना बात। ये गुलाम थे लोग, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई गुलाम कैसे मिलेंगे, खाली तुर्के गुलाम मिल जाएंगे। गुलाम में ये लोग क्या रखते थे लोग ना, गुलाम में बाबू वैसा योद्धा को लोग चुनते थे कि जो बाबू लड़ाका हो, लड़े, बात ना। तो अब क्या होता है कि उसके बाद जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो अब यहाँ एक लड़ाई मतलब हो जाता है ये कि इस दिल्ली का सिंहासन को संभाल कौन सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो गैर तुर्क होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, उनकी तो बाबू उतना मतलब यहाँ मतलब क्या होता है कि उनके साथ ये लोग व्यवहार उतना बढ़िया करते नहीं है लोग ना। तो जब करते नहीं तो उसमें बाबू क्या होता है, लोग क्रुद्ध रहते हैं लोग ना, और इस ताक झांक में रहते हैं कब बाबू क्या है कि सत्ता कमजोर पड़े ना। उसी में क्या होता है कि एक बाबू शासक होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मतलब नाम होता है। और ये क्या होता है, वो इन्हीं लोग में क्या होता है कि एक बाबू मतलब एक सामंत होता है, ये मतलब गुलाम वंश में भी एक ये सामंत होता है। तो अब क्या होता है कि इस ताक में रहता है और सत्ता यहाँ क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही सत्ता कमजोर पड़ जाती है तो ये क्या करता है अब कि बलबन का एक पोता होता है जिसका नाम होता है केमर्स, नहीं, उसको क्या करता है, उसको हटा कर यहाँ से, ठीक ना, अपने गद्दी पर आसीन हो जाता है। क्या होता है, ये गद्दी पर आसीन हो जाता है। तो खुद सोचो कि जब ये गद्दी पर आसीन हुआ होगा तो क्या इसका वो मतलब वहाँ के जो लोग होंगे, जो तुर्क लोग होंगे, वो तो शुरू से नहीं चाहते थे बाबू कि मतलब यहाँ गैर तुर्क का शासन करे, और ये गैर तुर्क था तो क्या इतना आसानी से गद्दी इसको मिल गया होगा। तो विद्रोह हुए होंगे, नहीं, बहुत सारे विद्रोह हुए होंगे उसमें ना। अब क्या होता है वो फिर कि विद्रोह का दमन करता है, ठीक ना। विद्रोह का ये क्या करता है कि दमन करता है और अपनी राज की स्थापना करता है। और ये काफ़ी धर्मनिरपेक्ष होता है। इसके दिमाग में रहता है क्या कि भाई शासन करना है तो जनता खुश रहेगी तभी हम शासन कर पाएंगे ना। इस उपलक्ष्य में ये क्या काम करता है, वो सब लोग का बात मानता है, कहीं वो कोई मतलब बहुत कठोर नीति का मतलब ये प्रतिपादन नहीं करता है। और नहीं तो क्या कि बलबन द्वारा जितने वो नियम बनाए गए थे वो सब मतलब कठोर जो नियम बनाए गए थे, निरंकुश जो नियम बनाए गए थे, उस नियम को क्या करता है, ये हटा देता है वहाँ से ना। और सबको समान भाव से देखता है, बात है ना। तो क्वेश्चन आता है बाबू क्या कि कौन सा प्रथम ऐसा सल्तनत शासक था कि जो सभी धर्मों को समान भाव से देख रहा था, सब लोग को समान भाव से देख रहा था, तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इतिहासकारों का नाम है क्या कि यह इसका नीति गलत था, ये कमजोर नीति था, ठीक ना। देखिए ये बुढ़ापा पर राजा बना है, तो बुढ़ापा पर आदमी असहु थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं, पता ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष राजा था। कैसा था ये, धर्मनिरपेक्ष राजा था। और ये जानता था कि यहाँ हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं, और हिंदू को हम तबाह करके यहाँ एक मुस्लिम राज की स्थापना नहीं कर सकते ना। ये इस नीति पर चलता है। अब बाबू फिर क्या होता है कि देखो, अब ये जो होता है मतलब ये 6 वर्ष शासन किया है भारत पर ना। अब देखिए वो क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब ये राजा मतलब यहाँ अपना राज संभाल लेता है ना, और इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का नाम क्या होता है, वो गुरसब बात ना, या अली नाम होता है ना। अब जानते हो क्या होता है यहाँ ये बात होता है ना बाबू कि ये अलाउद्दीन खिलजी होता है ना, ये क्या काम करता है कि ये सामंत होता है, मतलब ये बाबू ये गवर्नर रहता है, समझ ना बात। तो ये क्या काम करता है बाबू कि धीरे धीरे धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। तो धन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है तो इस बात की जानकारी जब वो जैसे ही फिरोज खिलजी को मिलती है, तो ये फिरोज खिलजी क्या काम करता है बाबू कि वो धन पाने की लालसा के लिए इसके पास जाता है। मतलब ये धन बाबा था ना, राजा तो यही ना रहता है, धन पाने की लालसा के लिए जाता है। और देखो ये इसका भतीजा और दामाद दोनों रहता है, कौन बाबू, अलाउद्दीन खिलजी ना। तो बाबू वहाँ जाता है कि मतलब हमको धन मिल जाए, और इसी का फ़ायदा उठाकर ये पूरे अपने सैनिक के साथ नहीं जाता है। ये जानता है कहीं ये भाग जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, समझ ना बात। तो ये कैसे जाता है बाबू, अकेले कुछ संबंध को लेकर उसके पास जाता है, और वहाँ वो प्री प्लान पहले ही से प्लान बना के बैठा रहता है कि तू अब देखिए उसके दिमाग में क्या था कि हमको राजा बनना है।
अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में क्या था, हमको राजा बनना है। ये क्या कर रहे हैं, ये सब नीति क्या कर रहे हैं, सब नीति को ध्वस्त कर दी है, मतलब एकदम सिंपल नीति अपना ली है, समझे ना बात। वो उसको ये बढ़िया नहीं लग रहा था। तो अब जैसे ही जाते हैं तो प्रयाग पटना मतलब इलाहाबाद जो है ना, प्रयागराज ना, यहाँ क्या होता है कि प्री प्लान से वो क्या होता है कि बैठा रहता है अलाउद्दीन खिलजी की, ये आएंगे, इनको आता है तो हम क्या करेंगे, मरबे करेंगे, समझे ना बात। तो जैसे ही बाबू क्या होता है कि वहाँ पहुँचता है, मतलब ये जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही वहाँ पहुँचता है बाबू, तो ये क्या काम करता है बाबू, इसको मार देता है, ऐसा कत्ल कर देता है, ठीक ना। मतलब ये धन के लालसा के चक्कर में क्या होता है कि ये मारा जाता है, समझ ना बात। और राजा था भी भाई, इसको धन पर भाई इसका अधिकार था ना, और ये क्या है कि चुरा चुरा के धन क्या है बाबू बिटोरे रहता है, समझ ना बात। अब देखो क्या होता है फिर कि जैसे ही बाबू देखो तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो क्या बताइएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, समझ ना बात। चलिए अब क्या होता है, राजधानी कहाँ बनाया था, दिल्ली राजधानी नहीं बनाया, ये कहाँ बनाया है, किलोखरी राजधानी बनाया है, समझ ना बात। ये कहाँ राजधानी बनाया, किलोखरी। तो पूछेगा खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताइएगा लोग, किलोखरी थी, ठीक ना। किलोखर भी कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन किलोखरी आप लोग याद रखिए ना। उमर करो कहाँ है बाबू, देखो तो चलिए अच्छा देखिए, कह रहे क्या कि यह धर्म पर राज का नीति का सिद्धांत दिया था। देखिए बलबन क्या किया था, बताना बाबू कि बलबन बाबू मतलब रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। देवत्व का सिद्धांत, अपने आप को वो देवता का प्रतिनिधि मानता था नहीं, और क्या कह रहा था वो, मतलब देव का प्रतिनिधि, मतलब इस्लाम का वो पैगंबर खुद मान रहा था अपने आप को। और देखो वो ये क्या किया, धर्म पर राजनीति का सिद्धांत, मतलब यहाँ धर्म को हावी नहीं होने दिया, यहाँ राज को हावी होने दिया था। देखिए धर्म पर राज की नीति का सिद्धांत क्या होता है कि यहाँ राज को ये हावी नहीं होने दिया, मतलब धर्म को हावी नहीं होने दिया, ये राज को, मतलब सभी धर्म को समभाव से देख रहा था, पता ना, मतलब ये धर्मनिरपेक्ष था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्या कि कौन सा शासक धर्मनिरपेक्ष था, तो ये धर्मनिरपेक्ष शासक था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक ना। अब ये क्या होता है, इसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कर दी। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है, इसका मतलब भतीजा भी होता है, और ये अपनी बेटी का शादी इसके साथ किया रहता है, किसके साथ बाबू, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक ना। अब इसका जब हत्या कर देता है बाबू, तो अब बाबू राजा कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी बनेगा, ठीक ना। ये एक महत्वाकांक्षी राजा होता है, महत्वाकांक्षी राजा समझते हो, ये शुरू से महत्वाकांक्षी, अगर महत्वाकांक्षी नहीं होता, ठीक ना, इसे हत्या क्यों करता है ये, नहीं, इसके दिमाग में शुरू से बैठल तक हमको क्या हुआ कि यहाँ का दिल्ली का कमान संभालना है, ठीक ना। तो अब फिर बाबू ये क्या होता है कि 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। कहाँ सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, ठीक ना। और दिल्ली का सुल्तान जब बनता है ना वो, तो उसको सनक दिमाग में आ जाती है। सनक क्या आ जाती है कि हम सिकंदर के बारे में ये पढ़ा होता है कि सिकंदर को विश्व विजयी कहा जाता है ना। तो ये अपने आप को दिमाग में एक अभिलाषा लाता है कि मैं भी विश्व विजयी बनूंगा ना। याद रखिएगा लोग कि सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था कि जो विश्व विजय का स्वप्न देखा था, तो कौन था वो, नहीं। और ये अपने मन से, इसको किसी ने कोई उपाधि नहीं दिया था, ये अपने मन से सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर ना। उमर करो तो सुना वो नहीं है, देखो तो कहाँ रख दिया गया, इसे चलिए ना रहा ना। देखिए ये क्या क्या था वो, तो यहाँ आप लोग एक और लिख लिया, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, या द्वितीय सिकंदर कौन है, तो यार कह लो अलाउद्दीन खिलजी है ना। द्वितीय सिकंदर कौन है बाबू, अलाउद्दीन खिलजी है ना। अब देखिए इसके दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो था। कौन था बाबू, अमीर खुसरो था। तो आप देखिए जैसे इसको सनक आती है ये बाबू कि हमको क्या बनना है, कि हमको विश्व विजयी बनना है, तो लोग समझाते हैं कि देखो काहे के लिए विश्व विजयी बनेगा ना, बड़ी तुल है इसमें ना। तो ये बाबू क्या होता है कि मतलब इसके जो संबंधी लोग होते हैं, मतलब इसको जो मतलब क्या वेल विशर लोग जो होते हैं, ठीक ना, वो लोग क्या करते हैं बाबू, किसको समझाते हैं, तो ये मान जाता है, बोलता है कि मैं ठीक है चलो हम मान के बस ना। लेकिन साम्राज्य तो विस्तार करना ही है ना, साम्राज्य तो विस्तार करना है ना ये, ठीक ना। अब क्या होता है बाबू कि जैसे ही अपने साम्राज्य को ये विस्तार करता है, तो यार ये दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। कहाँ बढ़ाता है, दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ जब बढ़ाता है बाबू, तो वहाँ इसका पूछता है क्वेश्चन क्या कि दक्षिण की ओर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था, तो यार गया मलिक कफूर को। किसको भेजा था, मलिक कफूर को। दक्षिण विजय में बाबू कौन सा सेनापति था, तो लिख लीजिए लोग कि दक्षिण विजय अभियान पतना किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। किसके बाबू मतलब कौन यहाँ इसका अथी था, मतलब ये क्या सेनापति था वो, दक्षिण विजय अभियान में सेनापति कौन था, मलिक कफूर था। कौन था वो, मलिक कफूर था। देखिए और मलिक कफूर को लिख लीजिए लोग, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है वो, मलिक कफूर को 1000
दिनारी कहा जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। और दक्षिण विजय अभियान में बाबू बात ना, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, मलिक कफूर था। वहाँ का राजा जो है बात ना, जब वहाँ पहुँचता है ये दक्षिण में, ना, तो वहाँ देवगिरी है, ना बाबू। देवगिरी का राजा कौन होता है, रामचंद्र होते हैं, ना। कौन होते हैं वो, देवगिरी का राजा, देखो तो देवगिरी का राजा कौन होते हैं, रामचंद्र होते हैं। कौन यार खेलो, रामचंद्र, ठीक ना। अब क्या होता है कि यहाँ आक्रमण करता है कौन बाबू, मलिक कफूर आक्रमण करता है यहाँ, ठीक ना। और यार ये लोग, ये कौन था वो, यदुवंशी थे लोग, ना, यदुवंशी थे लोग, ना। पूछेगा बाबू ये कौन सा वंश के शासक थे, तो यदुवंशी थे लोग, ना। तो जब यहाँ बाबू मलिक कफूर क्या होता है कि आक्रमण करता है, तो पहले तो ये लड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इनको पकड़ के वहाँ से दिल्ली लाई जाती है। कहाँ लाई जाती है, दिल्ली लाई जाती है बाबू। तो अब तो दो गो बात है, या तो हार मान गए हैं, या तो क्या होगा बाबू, मतलब अधीनता स्वीकार कर लें। अब तो पकड़े ही गए हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, इनकी मुड़ी काट दी जाएगी बात ना। तो ये अधीनता इसका स्वीकार कर लेते हैं, ना। और यहाँ अपनी एक बेटी की शादी वो कर देते हैं, किससे बाबू, अलाउद्दीन खिलजी से। किससे करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से, समझना बात। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करता है कि इनको बाबू 1 लाख टंका देकर, मतलब टंका उस समय बतना 1 लाख का टंका मुद्रा था, पता ना, देकर वो क्या करता है कि इन्हें फिर वो वापस 6 महीना यहाँ रखता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, वापस भेज देता है, समझना बात। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये देवगिरी पर आक्रमण हुआ था, उस समय बाबू राजा कौन था वहाँ के, रामचंद्र थे, यदुवंशी थे। आक्रमण किसने किया था बाबू, देखो तो अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन सेनापति कौन था, मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। नहीं, इससे वो क्या होता है, मलवा युद्ध में बात ना, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसे मलवा युद्ध में खरीदता है। इसे 1000 दिनार क्यों कहा जाता है, 1000 दिनार देकर इसको खरीदता है। तो ये सब गुलाम हुआ नहीं, समझ ना बात। अब देखिए वो क्या है कि हम देखते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसका बचपन का नाम क्या था, ना। तो अली था या गुरसब था, ना। ये तो नियम, ये जब वो राजा बनता है तो नियम बनाता है, ना। तो देखिए बाबू, पहला नियम क्या बनाता है कि सेना को नगद वेतन एवं अस्थायित्व। ये पहला शासक होता है दिल्ली का, ना, सल्तनत काल बाबू, कि जो सेना को नगद वेतन देता है और अस्थाई सेना रखता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ना, कि अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था, तो आपको याद हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी था, ना। और अलाउद्दीन खिलजी ना देकर बाबू अली भी दे सकता है और गुरुसब्स भी दे सकता है, ना। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ना, क्योंकि इसी का ये भी नाम है, समझना बात। अब देखो क्या होता है कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा एक विशेष चिन्ह देता था घोड़ों को, नहीं कि भाई तभी ना मालूम चले, तो वो कोई भाई आके यहाँ क्या करेगा, इसके दरबार में घुसपैठी कर लेगा ना। अब करता है घोड़ा दागने की प्रथा शुरू करता है। सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू करता है, पता ना। जैसे आज आप फॉर्म भरते हो तो आपके आधार कार्ड मांगी जाती है, ये सारी चीज़ मांगी जाती है, आप कैसे हो, आपकी फ़ोटो मांगी जाती है। तो वैसे ही हुलिया लिखने की, नहीं तो वो क्या होगा कि सैनिक के भेष में कोई घुसपैठी आ जाएगा, ना। और प्रथम शासक ये ऐसा होता है वो कि जो वो जासूस व्यवस्था करता है, जासूस की व्यवस्था करता है। जासूस की व्यवस्था क्यों करता है ये, ना। देखो जब ये दिल्ली का शासक बनता है ना वो, तो बहुत लोग इसको विरोध भी होते हैं, बहुत लोग इससे क्या होते हैं, मतलब इसके सपोर्ट में भी रहते हैं, ना। तो अब क्या होता है ना, अब ये देखता है क्या कि तो आंतरिक विद्रोह होते रहेगा, बता ना। तो 4 गो नियम जारी करता है वहाँ बीच, ना। बोलता है क्या कि भाई जितने यहाँ के अमीर हैं, शादी ब्याह कहीं कर रहे हैं तो बे हमसे पूछे नहीं करेंगे, ना, बे हमसे पूछे नहीं करेंगे, एक नियम बनाता है। फिर बोलता है क्या कि जानता था क्या कि ये सब काम कब उलूल करेगा सब, जब दारू पिएगा सब तो काम उलूल करेगा सब। तो बोलता है कि मतलब शराब पर प्रतिबंध लगा देता है। तो सल्तनत कालीन प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो नशीले पदार्थों के सेवन पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, समझना बात। नहीं, उसके बाद वो क्या करता है ये कि इतने ही काम नहीं करता है वो बात ना, तरह तरह से वो नियंत्रण करने लगता है और अमीरों को क्या करता है वो विनष्ट कर देता है। जितने तुर्क अमीर बचे रहते हैं ना, सब लोग वो क्या करता है ये मतलब नष्ट कर देता है। और वहाँ से फिर क्या होता है, जैसे ही बाबू क्या होता है कि वो तुर्क जब क्या होते हैं बाबू, मतलब जो पुराने अमीर होते हैं ये नष्ट होते हैं, तो नए नए अमीर बाबू क्या होते हैं, मतलब उत्पत्ति होता है नए नए अमीरों का, ना। तो देखिए अब क्या करता है अब कि इतने विद्रोह के बाद अब अपने राज्य में अस्थायित्व प्रदान करना है, जनता के लिए काम करना है, तभी ना जनता आपको मानेगी, बात ना। अब उस समय था वो बाजार नियंत्रण, काफी बाबू क्या था कि बाजार में उथल पुथल था, नहीं मनमानी चल रहा था। मनमानी चल रहा था क्या कि बाबू जैसे है
मतलब कोई चीज़ है, मान लो गेहूँ ही है, जैसे देखते हैं इसको लोग स्टॉक कर देंगे, रख देंगे, और इससे बाबू क्या होता है मुँहमांगा दाम पर बेचने लगते थे लोग, पता ना इस तरह का। जैसे बाबू आपको 1 किलो देना है तो उसमें भी कम बाट का यूज़ करते थे लोग ना, कोई बोलने वाला था ही नहीं, तो इसके दिमाग में ये चीज़ था, पता ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली बाबू क्या था इसका, बड़ी ही कठोर था। क्या था वो, बहुत ही कठोर था। कैसे कठोर था कि इसमें नियम था इसका एक, ठीक ना। नियम क्या था कि आप जितना सामान कम तौलिएगा ना, जैसे 1 किलो सामान लेना है और 1 किलो में आप 1 किलो की जगह आप 900 ग्राम तौल रहे हैं तो 100 ग्राम कम ना तौल रहे हैं, तो 100 ग्राम आपके शरीर से मांस काट ली जाएगी। बता ना क्या क्या था, 100 ग्राम मतलब जितना कम, तो अब तो आधा किलो बाबू बता ना कम तौल दीजिएगा तो क्या कि मतलब आधा किलो मांस काटी जाएगी, तो अब मांस के तो कोई पैमाना नहीं ना होगी भाई। अब बताओ, तो देखो नियम था कितना कठोर का नियम था कि जब तक आधा किलो पूरा नहीं होगा तब तक काटी जाएगी। मान लो ये एक बार काटा सब मांस आपकी नहीं, तो वो निकला कितना, मान लो कि 400 ग्राम निकल गया, बात है ना। तो अभी 100 ग्राम की जरूरत है ना, तो अब वो 100 ग्राम लाया कहाँ से, फिर से काटेगा नहीं। अब बताओ आप, वो व्यापारी डरे कभी भी अब की बार से मतलब का थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे लेकिन वो थोड़ा सा कम नहीं, इसलिए तनिको कम होगा। कौन झूठों को जाकर कह दिया कि भाई तनी सा कम है, बात ना, तो क्या होगा, मांस काटेगा वो, पता ना। और तो कोई नहीं था ना कि भाई नहीं भाई आपको हर्जाना देना है, भाई ये पिटा जाएगा, पता ना, चाहे आपको हर्जाना देना है कि भाई चलो जितना कम तौले हो उतना दे दो, ये नहीं ना था यहाँ क्या कि भाई कम तौले हो तो आपकी मांस काट ली जाएगी, समझ ना बात। तो इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली में था ये, बात ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल नियंत्रण प्रणाली बाबू एक ही चीज़ है, इसको लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था ना। अब देखिए वो क्या था कि स्थापत्य कला में ये क्या काम किया था, जयमत खाना की मस्जिद, देखो तो जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी के किला का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभा महल किसने कराया था, वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे जानते हो इस्लामिक परंपरा में इसे इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इस्लाम, लिख लो सब, इस्लामिक कला का रत्न क्या है, इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है इसे, मतलब अलाई दरवाजा को, समझ ना। ये बहुत पूछ देगा क्वेश्चन ना। देखिए यही सब क्वेश्चन क्या होता है पूछता है तो क्या होता है कि नज़र से उतर जाते हैं लोग कुछ ना। देखिए इतना नोट कर लिया आप लोग, मतलब ये समझ गए आप लोग ना। आप देखिए अब इस्लामिक अलाई दरवाजा हो गया, ठीक ना। अब देखो बाबू क्या था, ये भी बाबू क्या था कि राज का जो सिद्धांत चलाया था बात है ना। ये देखो एक बात और ध्यान रखना कि इससे एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कौन सल्तनत कालीन एक राजा था ना, मतलब सम्राट हुआ चाहे सुल्तान हुआ, जिसने एक नया धर्म चलाने की सोचा था, नहीं तो कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये एक नया धर्म चलाने के लिए सोचा ना, बोला क्या कि हम इस धर्म को नहीं मानते, हम एक ऐसा धर्म चलाएंगे यहाँ ना कि जो हमारे अनुसार चलेगा। ये ईश्वर को नहीं मानता था। ये बाबू राज जिसे देखो इसका ये जो वंश है, इस वंश का निर्माण हुआ है कि ये भी बाबू क्या हो रहा है कि एक धर्म को नहीं मान रहा है, नहीं सब धर्म को क्या कर रहा है वो, मतलब राज पर कोई धर्म को हावी नहीं होने दे रहा है कि नहीं भाई हमारा राज हम इस्लाम है तो बाबू क्या होगा कि यहाँ इस्लाम धर्म हावी हो ना। तो यही चीज़ ये भी अपनाया था ना। तो यार कि देखे तो कि मतलब ये भी यही काम किया था कि एक नया धर्म चलाने के लिए सोचा था। ये इसकी सनक भरी क्या थी, वो एक करतूत थी, लेकिन इसको रोक दिया गया, लेकिन कोई धर्म चलाया नहीं ना। लेकिन ये किसी एक धर्म की मान्यता नहीं दिया, और बाबू राज चलाने में ये भी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ये अपने अनुसार राज चलाया। ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना होगा ना। अब ये कर व्यवस्था क्या थी इसका, अब भाई देखिए कोई भी राज है उसको चलाने के लिए पैसा की जरूरत होगी नहीं, तो पहले राज में पैसा कहाँ से आता था, करे से ना आता था, लगान ना। देखिए अब क्या था वो कि इससे पहले ये लोग जितने थे, ये कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं बाबू, इन्होंने इनाम के रूप में, धार्मिक रूप में बहुत सारे ज़मीन को दान किए थे, अमीर लोग को दिए थे, ठीक ना, कि भाई चलिए आप मतलब इस पर कमाइए खाइए, ठीक ना। ये आते आते क्या किया बाबू, ठीक ना,
कि ये सब जितनी भूमि बाबू इनाम के रूप में, मिल के रूप में, धार्मिक के रूप में वो दी गई थी, वो सब भूमि को खालसा भूमि, खालसा भूमि का अर्थ होता है, पूछता है क्वेश्चन, खालसा भूमि क्या अर्थ है बाबू? जिस पर राज का नियंत्रण हो ना, जिस पर किसका नियंत्रण हो? राज का नियंत्रण हो, ठीक ना। तो सब भूमि को खालसा भूमि में बदल देता है ना, ध्यान रखिएगा। बोलता है क्या कि पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा वो राजा था ना कि जो क्या किया था कि मतलब जितने इनाम की भूमि थी उसे खालसा भूमि बदल देते या राज के अपने अधीन ले लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था ना। अब देखिए क्या, फिर वो 2 नवीन कर भी लागू किया, 2 नवीन कर। एक कर क्या, वो घरी कर एवं चराई कर। एक कर क्या था? घरी कर था, और एक क्या था? चराई कर था। घरी कर मतलब क्या होता है? घरों पर लगाया जाने वाला कर, समझ ना बात। और चराई कर क्या था? वो जो ये दुधारू जो पशुएं होते हैं उन पर लगाए जाने वाला कर को चराई कर कहा गया था ना। और इसका वो कौन लागू किया था? ये नवीन कर तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था ना। ये खम्स मीन्स क्या होता है? बहुत बार पूछा है खम्स क्या है, तो लूट की धन है। जिसे युद्ध में क्या होता था वो कि कहीं विजित लोग करते थे तो वहां से धन लुटते होंगे ना, धन मिलता होगा ना, समझ ना बात। उस धन को क्या करते थे लोग, वो पहले राजा को 1/4 दिया जा रहा था, नहीं जिसे वो क्या है कि 100 गो रुपया लूटा लोग ना, तो 25 गो रुपया किसको मिला? राजा को मिला ना। अब ये क्या काम कर दिया, बोला कि नहीं ये गलत बात है भाई, युद्ध हम कर रहे हैं, रणनीति सब हम बना रहे हैं, राजा हम है, इतनी बड़ी रिस्क हम उठा रहे हैं, अब भाई हमको मिलेगा 100 रुपये में कितना? 25 मिलेगा। बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं हमको 75 चाहिए। कितना चाहिए? 3/4 का मतलब क्या होता है? 75। नहीं तो 3/4 कर दिया। कितना कर दिया? एकदम इंपॉर्टेंट है, 1/4 के स्थान पर क्या कर दिया? वो 3/4 कर दिया। नहीं और फिर बोला क्या कि ऊपर जो आप लोग मतलब जो धान गेहूं जो भी खदान मतलब खाद्य फसल उपजाते हैं उसका 50% आपको राज को देना होगा। कितना देना होगा? 50%, ठीक ना, समझ ना बात। मतलब 1/2 भाग, ये क्या हो गया? 1/2 भाग। मतलब आप 50 किलो आप उपज किए ना, तब 25 किलो राज के लिए चला जाएगा, समझ ना बात। तो आपसे या तो 50% भी लिख सकता है या तो 1/2 भी पूछ सकता है ना। हेलो, इसने क्या किया कि दिल्ली को वो मंगोलों से एकदम पूर्णतः रक्षा तो वो मंगोलों से बलबन भी किया था, लेकिन ये वो पूर्ण रूप से रक्षा किया, समझ ना बात ना। मतलब दिल्ली से मंगोलों को सफाया कर दिया, ये समझ ना बात। मतलब इधर अब वो लोग बाबू नहीं देंगे कि वो सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लिखना सब कि सबसे ज्यादा दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। और वंश पूछेगा तो खिलजी वंश के, समझ ना बात। अब देखिए वो क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है 316 में, ठीक ना। ये 316 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है यहाँ एक बात और कि मुबारक खिलजी, इसके बाद यहाँ का राजा बनता है मुबारक खिलजी, जो क्या था? वो अयोग्य राजा था। कैसा राजा था ये? अयोग्य। अपने मन से वो ये भी उपाधि लेता है खलीफा का था, ये खलीफा नहीं ले लिया, खलीफा का उपाधि, समझ ना बात। अब एक बात समझो, इसकी हत्या जानते हो कौन करता है? इसकी हत्या करता है वो खुसरो खां। इसका कहीं कहीं नाम मिलेगा मलिक खुसरो, मलिक खुसरो, ठीक ना, बता दे रहे हैं आपको, खुसरो, मलिक खुसरो, या कहीं कहीं नाम मिलेगा खुसरो शाह, खुसरो शाह। ये जानते हो काहे फेमस है खुसरो शाह? ये हिंदू था। ये क्या था? हिंदू था। ये हिंदू से बना हुआ मुसलमान था, हिंदू से बना हुआ मुसलमान था ये ना। तो जैसे ही क्या होता है कि इसकी हत्या करता है खुसरो, ये ढेर दिन तक नहीं रहता है ना। जैसे अब तो एक बात समझ लो, अब दिल्ली पर वो पहले शासन तुर्कों की चली आ रही थी, नहीं अब कोई नस्ल के कोई बाबू यहाँ अब ये नहीं रह गया है। यहाँ का मुसलमान चाहे यहाँ के जितने हैं लोग, मतलब अरे भाई यहाँ तो हिंदू थे ही, पता जो मुसलमान थे तुर्की थे लोग ना, वो लोग भी क्यों, मतलब ये नहीं है कि हमको राजा किस वंश का है किस नस्ल का है, उनको ये था कि राजा क्या है वो बढ़िया राजा हो, ठीक ना, देख रहा हूँ बात। तो क्या होता है कि जैसे ही बनता है वो सब विरोध होने लगता है। नहीं उलेमाए लोग जो होते हैं जितने वहाँ कहते हैं क्या कि इसे इस्लाम विरोधी माना जाता है। पूछा जाता है कि इस्लाम विरोधी किसे माना गया है? इस्लाम विरोधी, क्योंकि ये हिंदू से बना मुसलमान था ना। नहीं इस कैसे बाबू होता है कि कोई राजा आता है तो मैं कोई घटना होती है किसी राज्य में, तो आदमी बोलता है कि भाई नीतीश कुमार मुर्दाबाद चाहे नीतीश कुमार जिंदाबाद ना। तो उस समय जैसे ही राजा बनता है तो नारा लगता है वो कि इस्लाम विरोधी नहीं गद्दी छोड़ो, इस्लाम विरोधी गद्दी छोड़ो ना। इस्लाम के लिए खतरा, इस्लाम के लिए खतरा ना, बता ना। लेकिन वो इतिहासकारों ने लिखा है कि कोई इस्लाम के लिए खतरा नहीं था, बता ना।
कि बाबू तो निजामुद्दीन औलिया ने बाबू क्या किया था कि इनसे बाबू एथी लिया था, तोहफा लिया था और बोला था कि नहीं भाई ये सही आदमी है। क्या ये सही आदमी है? समझ बात समझ ना आप लोग। लेकिन पूछेगा कि इस्लाम विरोधी किसको माना गया है, वो किस शासक को? तो मलिक खुसरो को, या खुसरो खां इसी का नाम है, या खुसरो शाह भी आपको नाम मिलेगा। और ये क्या था? वो हिंदू से बना मुसलमान था, कन्वर्टेड मुसलमान था ये। समझ ना बात? बस समझ ना आप लोग। 1000 दिनारी कौन था? तो मलिक कफूर था। मलिक कफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। बात ना, जब अब क्या होता है कि देवगिरी पर आक्रमण दक्षिण भारत की तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी अपना अभियान क्या करता है वो कि मतलब शुरू करता है, तो उस समय दक्षिण भारत में बाबू इसके सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक कफूर कर रहा था। मलिक कफूर कहाँ खरीदा गया था? तो यार मालवा। बात ना, मालवा के युद्ध में बाबू 1000 दिनार देकर खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम है 1000 दिनारी। समझ ना बात आप लोग ना। अब क्या होता है वो कि यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना मतलब अंत हो जाता है और इसका अंतिम शासक होता है मुबारक खिलजी। और यहाँ से और कुछ दिन के लिए बाबू क्या होगा कि ये बनेंगे कौन? खुसरो खां रहेंगे और इनको अगर तुगलक वाले लोग मार देंगे। समझ ना बात। ऐसे नो राज बन रहे हैं भाई। देखिए गुलाम वंश आया, गुलाम वंश को किसने हटा दिया? खिलजी हटा दिया। आप लोग याद रखिएगा, गुलाम वंश के बाद कौन बना था? खिलजी वंश आया था, कि वो क्रम सजाने के लिए पूछ देता है, वहाँ घबरा जाता है स्टूडेंट ना। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा तो याद रहेगा, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, के बाद आ जाएगा तुगलक वंश आ जाएगा। समझ ना बात। उसका भी अंत होगा नहीं। तो बाबू इस तरह से आपको ध्यान देना है इसमें। और देखो जाकर इसके बाद आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे मिलेंगे कि जैसे इसने बाजार नियंत्रण किया था ना। अब मतलब बाजार नियंत्रण किया था तो इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया हुआ ना। उन अधिकारियों का नाम क्या क्या था, ये सारे चीज़ आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिएगा ना। देखिए अमीर खुसरो को देखते हैं। अमीर खुसरो को अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, इसे तोतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद। ये तोता का जैसा टन टन बोलता था नहीं। कुछ आदमी देखते हो बोलोगे बस फट से जवाब दे देंगे ना। और इसे खड़ी मतलब बोली का जनक भी बोला जाता है नहीं। और इसने सितार और तबला का भी आविष्कार किया था ना। सितार और तबला का भी ये आविष्कार किया था। तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट ना। हाँ, इसका मूल नाम क्या था? तो हसन नाम था। क्या नाम था वो? मोहम्मद हसन नाम था। पूछेगा कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? मोहम्मद हसन नाम था नहीं। तोतिए हिंद कौन था? तो अमीर खुसरो था। समझ ना बात नहीं। खड़ी बोली का जनक कौन था? तो अमीर खुसरो था नहीं। किसका शिष्य था? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये। समझ ना बात। इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। किससे बाबू? अमीर खुसरो से बनते हैं। समझ बात। ये अमीर खुसरो अलग है, मलिक खुसरो अलग है। ये प्योर मुसलमान है और ये कन्वर्टेड मुसलमान है ना। ये ध्यान रखे रहिएगा लोग। ये अमीर खुसरो नहीं है यहाँ राजा बन गया। ये कभी था, ये राजा बनेगा, है ना बात। ये कभी है, ये राजा बनेगा यहाँ नहीं ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और कहानी आती है, आप लोग देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जब बाबू क्या हुआ था कि राजस्थान पर जब आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे ना। जैसे खिलजी पिक्चर भी आया हुआ है, आप देख लीजिएगा ना। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें एक बाबू आता है पद्मावत, ठीक ना। मतलब उनकी महारानी के, राजा रतन सिंह के महारानी का नाम होता है मतलब पद्मावती ना। तो पद्मावती नाम होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही राजा रतन सिंह का क्या होता है कि मौत होती है, मारे जाते हैं युद्ध में, तो वहाँ की जितनी औरतें होती हैं जौहर कर लेती हैं। जौहर व्यवस्था किसे कहते हैं? जो आग लगा लेती हैं। सब क्या होता है कि युद्ध में ऐसे नहीं आग लगा, ऐसे आप आग लगा लिए तो जौहर नहीं कहा जाएगा, उसको भी मत समझिएगा। आप आग लगा लिए ना तो जौहर कहा जाएगा नहीं। पहले क्या था कि लड़ाई होता था और राजा अगर हार गए तो उस मतलब वहाँ की जितनी स्त्रियाँ थी, दरबारी स्त्रियाँ थी जो दरबार में रहती थी, बताना मतलब उस महाराणा ने सब आती थी, वो लोग जौहर मतलब अग्नि जलाकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी नहीं। तो इसकी वर्णन कहाँ से मिलता है? तो पद्मावत से मिलता है। पद्मावत किसने लिखा है? तो मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा है। तो एक थोड़ा सा ये भी आप लोग याद रखिए ना कि पद्मावत किसका लिखा हुआ है, बता ना। अब बाबू क्या है, किसकी बाबू उसमें वर्णन है पद्मावत में? तो यही बाबू अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन है उसमें। समझे ना बात। चलिए इतनी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा ना। देखिए ना, गुलाम वंश में हम लोग पढ़े हैं क्या? गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ना। और बाबू क्या होता है कि ऐसे करते करते जैसे ही क्या होती है कि बलबन की मृत्यु हो जाती है, आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि दिल्ली में अस्थिरता क्या होती है वो मतलब व्याप्त हो जाती है। मतलब यहाँ कोई युग शासक नहीं मिल जाता कि जो दिल्ली को संभाल सके। समझे ना बात। और आप लोग जानते हैं क्या था कि बलबन तुर्क था, ठीक ना। और एक बात और है कि जब मोहम्मद गोरी भारत में आया था तो उस समय केवल तुर्के भारत नहीं आए थे,
पता ना, गैर तुर्क भी आए थे, मतलब मुसलमान ही थे वो लोग, जिसे वो तुर्क मुसलमान हो गए थे ना, और गैर तुर्क भी आए हुए थे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बख्तियार खिलजी, ये तुर्क नहीं था, ये क्या था, गैर तुर्क था, समझ ना बात। ये गुलाम थे लोग, तो कोई जरूर नहीं है कि भाई गुलाम कैसे मिलेंगे, खाली तुर्क गुलाम मिल जाएंगे। गुलाम में ये लोग क्या रखते थे लोग ना, गुलाम में बाबू वैसा योद्धा को लोग चुनते थे कि जो बाबू लड़ाका हो, लड़े, बात ना। तो अब क्या होता है कि उसके बाद जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, तो अब यहाँ एक लड़ाई मतलब हो जाता है ये कि इस दिल्ली का सिंहासन को वो संभाल कौन सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो गैर तुर्क होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, उनकी तो बाबू उतना मतलब यहाँ मतलब क्या होता है कि उनके साथ ये लोग व्यवहार उतना बढ़िया करते नहीं है लोग ना। तो जब करते नहीं तो उसमें बाबू क्या होता है, लोग क्रुद्ध रहते हैं लोग ना, और इस ताक झांक में रहते हैं कब बाबू क्या है कि सत्ता कमजोर पड़े ना। उसी में क्या होता है कि एक बाबू शासक होता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मतलब नाम होता है। और ये क्या होता है वो इन्हीं लोग में क्या होता है कि एक बाबू मतलब एक सामंत होता है, ये मतलब गुलाम वंश में भी एक ये सामंत होता है। तो अब क्या होता है कि इस ताक में रहता है और सत्ता यहाँ क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही सत्ता कमजोर पड़ जाती है तो ये क्या करता है अब कि भाई बलबन का एक पोता होता है जिसका नाम होता है केमर्स, नहीं उसको क्या करता है, उसको हटा कर यहाँ से, ठीक ना, अपने गद्दी पर आसीन हो जाता है। क्या होता है, ये गद्दी पर आसीन हो जाता है। तो खुद सोचो कि जब ये गद्दी पर आसीन हुआ होगा तो क्या इसका वो मतलब वहाँ के जो लोग होंगे, जो तुर्क लोग होंगे, वो तो शुरू से नहीं चाहते थे बाबू कि मतलब यहाँ गैर तुर्क का शासन करे, और ये गैर तुर्क था तो क्या इतना आसानी से गद्दी इसको मिल गया होगा, तो विद्रोह हुए होंगे, नहीं बहुत सारे विद्रोह हुए होंगे उसमें ना। अब क्या होता है वो फिर कि विद्रोह का दमन करता है, ठीक ना, विद्रोह का ये क्या करता है कि दमन करता है और अपनी राज की स्थापना करता है। और ये काफ़ी धर्मनिरपेक्ष होता है, इसके दिमाग में रहता है क्या कि भाई शासन करना है तो जनता खुश रहेगी तभी हम शासन कर पाएंगे ना। इस उपलक्ष्य में ये क्या काम करता है, सब लोग का बात मानता है, कहीं वो कोई मतलब बहुत कठोर नीति का मतलब ये प्रतिपादन नहीं करता है। और नहीं तो क्या कि बलबन द्वारा जितने वो नियम बनाए गए थे वो सब मतलब कठोर जो नियम बनाए गए थे, निरंकुश जो नियम बनाए गए थे, उस नियम को क्या करता है, ये हटा देता है वहाँ से ना, और सबको समान भाव से देखता है, बता ना। तो क्वेश्चन आता है बाबू क्या कि कौन सा प्रथम ऐसा सल्तनत शासक था कि जो सभी धर्मों को समान भाव से देख रहा था, सब लोग को समान भाव से देख रहा था, तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इतिहासकारों का नाम है क्या कि यह इसका नीति गलत था, ये कमजोर नीति था, ठीक ना। देखिए ये बुढ़ापा पर राजा बना है, तो बुढ़ापा पर आदमी असहु थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं, पता ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष राजा था, कैसा था ये, धर्मनिरपेक्ष राजा था। और ये जानता था कि यहाँ हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं, और हिंदू को हम तबाह करके यहाँ एक मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते ना। ये इस नीति पर चलता है। अब बाबू फिर क्या होता है कि देखो, अब ये जो होता है मतलब ये 6 वर्ष शासन किया है भारत पर ना। अब देखिए वो क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब ये राजा मतलब यहाँ अपना राज संभाल लेता है ना, और इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का नाम क्या होता है, वो गुरसब बात ना, या अली नाम होता है ना। अब जानते हो क्या होता है यहाँ ये बात होता है ना बाबू कि ये अलाउद्दीन खिलजी होता है ना, ये क्या काम करता है कि ये सामंत होता है, मतलब ये बाबू ये गवर्नर रहता है, समझ ना बात। तो ये क्या काम करता है बाबू कि धीरे धीरे धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। तो धन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है तो इस बात की जानकारी जब वो जैसे ही फिरोज खिलजी को मिलती है, तो ये फिरोज खिलजी क्या काम करता है बाबू कि वो धन पाने की लालसा के लिए इसके पास जाता है। मतलब ये धन बाबा ना, राजा तो यही ना रहता है, धन पाने की लालसा के लिए जाता है। और देखो ये इसका भतीजा और दामाद दोनों रहता है, कौन बाबू, अलाउद्दीन खिलजी ना। तो बाबू वहाँ जाता है कि मतलब हमको धन मिल जाए, और इसी का फ़ायदा उठाकर ये पूरे अपने सैनिक के साथ नहीं जाता है, ये जानता है कहीं ये भाग जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, समझ ना बात। तो ये कैसे जाता है बाबू, अकेले कुछ संबंध को लेकर उसके पास जाता है, और वहाँ वो प्री प्लान पहले ही से प्लान बना के बैठा रहता है कि तू अब देखिए उसके दिमाग में क्या था कि हमको राजा बनना है। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में क्या था कि हमको राजा बनना है। ये क्या कर रहे हैं, ये सब नीति क्या कर रहे हैं, सब नीति को ध्वस्त कर दी है, मतलब एकदम सिंपल नीति अपना ली है, समझे ना बात। वो उसको ये बढ़िया नहीं लग रहा था। तो अब जैसे ही जाते हैं तो प्रयाग पतना मतलब इलाहाबाद जो है ना, प्रयागराज ना, यहाँ क्या होता है कि प्री प्लान से वो क्या होता है कि बैठा रहता है अलाउद्दीन खिलजी की, ये आएंगे, इनको आता है तो हम क्या करेंगे, मरबे करेंगे, समझे ना बात। तो जैसे ही बाबू क्या होता है कि वहाँ पहुँचता है, मतलब ये जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही वहाँ पहुँचता है बाबू, तो ये क्या काम करता है बाबू, इसको मार देता है, ऐसा कत्ल कर देता है, ठीक ना।
मतलब ये धन के लालसा के चक्कर में क्या होता है कि ये मारा जाता है, समझ ना बात। और राजा था भी भाई, इसको धन पर भाई इसका अधिकार था ना, और ये क्या है कि चुरा चुरा के धन क्या है बाबू बिटोरे रहता है, समझ ना बात। अब देखो क्या होता है फिर कि जैसे ही बाबू देखो तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो क्या बताइएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, समझ ना बात। चलिए अब क्या होता है, राजधानी कहाँ बनाया था, दिल्ली राजधानी नहीं बनाया, ये कहाँ बनाया है, किलोखरी राजधानी बनाया है, समझ ना बात। ये कहाँ राजधानी बनाया, किलोखरी। तो पूछेगा खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताइएगा लोग, किलोखरी थी, ठीक ना। किलोखर भी कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन किलोखरी आप लोग याद रखिए, ठीक ना। उमर करो कहाँ है बाबू, तो चलिए अच्छा देखिए कह रहे क्या कि यह धर्म पर राज का नीति का सिद्धांत दिया था। देखिए बलबन क्या किया था, बात ना बाबू कि बलबन बाबू मतलब रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। देवत्व का सिद्धांत, अपने आप को वो देवता का प्रतिनिधि मानता था नहीं, और क्या कह रहा था वो, मतलब देव का प्रतिनिधि, मतलब इस्लाम का वो पैगंबर खुद मान रहा था अपने आप को। और देखो बाबू ये क्या किया, धर्म पर राजनीति का सिद्धांत, मतलब यहाँ धर्म को हावी नहीं होने दिया, यहाँ राज को हावी होने दिया था। देखिए धर्म पर राज की नीति का सिद्धांत क्या होता है कि यहाँ राज को ये हावी नहीं होने दिया, मतलब धर्म को हावी नहीं होने दिया, ये राज को मतलब सभी धर्म को समभाव से देख रहा था, पता ना, मतलब ये धर्मनिरपेक्ष था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्या कि कौन सा शासक धर्मनिरपेक्ष था, तो ये धर्मनिरपेक्ष शासक था, ना। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ना। अब ये क्या होता है, इसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कर दी। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है, इसका मतलब भतीजा भी होता है, और ये अपनी बेटी का शादी इसके साथ किया रहता है, किसके साथ बाबू, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ना। अब इसका जब हत्या कर देता है बाबू, तो अब राजा कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी बनेगा, ना। ये एक महत्वाकांक्षी राजा होता है। महत्वाकांक्षी राजा समझते हो, ये शुरू से महत्वाकांक्षी, अगर महत्वाकांक्षी नहीं होता, ठीक ना, इसे हत्या क्यों करता है ये, नहीं, इसके दिमाग में शुरू से बैठल था कि हमको क्या हुआ कि यहाँ का दिल्ली का कमान संभालना है, ना। तो अब फिर बाबू ये क्या होता है कि 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। कहाँ सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है, ना। और दिल्ली का सुल्तान जब बनता है ना वो, तो उसको सनक दिमाग में आ जाती है। सनक क्या आ जाती है कि हम सिकंदर के बारे में ये पढ़ा होता है कि सिकंदर को विश्व विजयी कहा जाता है, ना। तो ये अपने आप को दिमाग में एक अभिलाषा आता है कि मैं भी विश्व विजयी बनूंगा, ना। याद रखिएगा लोग कि सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था कि जो विश्व विजय का स्वप्न देखा था, तो कौन था वो, नहीं। और ये अपने मन से, इसको किसी ने कोई उपाधि नहीं दिया था, ये अपने मन से सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, ना। उमर करो तो सुना, वो नहीं है, देखो तो कहाँ रख दिया गया, इससे चलिए ना रहा ना। देखिए ये क्या क्या था वो, देखो तो यहाँ आप लोग एक और लिख लिया, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, या द्वितीय सिकंदर कौन है, तो यार कह लो अलाउद्दीन खिलजी है, ना। द्वितीय सिकंदर कौन है बाबू, अलाउद्दीन खिलजी है, ना। अब देखिए इसके दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो था। कौन था बाबू, अमीर खुसरो था। तो अब देखिए जैसे ही इसको सनक आती है ये बाबू कि हमको क्या बनना है, कि हमको विश्व विजयी बनना है, तो लोग समझाते हैं कि देखो काहे के लिए विश्व विजयी बनेगा, ना, बड़ी तुल है इसमें, ना। तो ये बाबू क्या होता है कि मतलब इसके जो संबंधी लोग होते हैं, मतलब इसको जो मतलब क्या कहा, वेल विशर लोग जो होते हैं, ना, वो लोग क्या करते हैं बाबू, किसको समझाते हैं, तो ये मान जाता है, बोलता है कि मैं ठीक है चलो हम मान के बस, ना। लेकिन साम्राज्य तो विस्तार करना ही है ना, साम्राज्य तो विस्तार करना है ना ये, ना। अब क्या होता है बाबू कि जैसे ही अपने साम्राज्य को ये विस्तार करता है, तो यार ये दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। कहाँ बढ़ाता है, दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ जब बढ़ाता है बाबू, तो वहाँ इसका पूछता है क्वेश्चन क्या कि दक्षिण की ओर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा था, तो यार गया मलिक कफूर को। किसको भेजा था, मलिक कफूर को। दक्षिण विजय में बाबू कौन सा सेनापति था, तो लिख लीजिए लोग कि दक्षिण विजय अभियान पतना किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। किसके बाबू मतलब कौन यहाँ इसका थी था, मतलब ये क्या सेनापति था वो, दक्षिण विजय अभियान में सेनापति कौन था, मलिक कफूर था। कौन था वो, मलिक कफूर था। देखिए और मलिक कफूर को लिख लीजिए लोग, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वो मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। और दक्षिण विजय अभियान बाबू बात ना, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, मलिक कफूर था। वहाँ का राजा जो है बात ना, जब वहाँ पहुँचता है ये दक्षिण में, ना, तो वहाँ देवगिरी है, ना बाबू। देवगिरी का राजा कौन होता है, रामचंद्र होते हैं, ना। कौन होते हैं वो, देवगिरी का राजा, देखो तो देवगिरी का राजा कौन होते हैं, रामचंद्र होते हैं। कौन यार खेलो, रामचंद्र, ठीक ना।
अब क्या होता है कि यहाँ आक्रमण करता है कौन बाबू, मलिक कफूर आक्रमण करता है यहाँ, ठीक ना। और यार ये लोग, ये कौन था वो, यदुवंशी थे लोग ना, यदुवंशी थे लोग ना। पूछेगा बाबू कि कौन सा वंश के शासक थे, तो यदुवंशी थे लोग ना। तो जब यहाँ बाबू मलिक कफूर क्या होता है कि आक्रमण करता है, तो पहले तो ये लड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इनको पकड़ के वहां से दिल्ली लाई जाती है। कहाँ लाई जाती है, दिल्ली लाई जाती है बाबू। तो अब तो दो गो बात है, या तो हार मान गए हैं, या तो क्या होगा बाबू, मतलब अधीनता स्वीकार कर लें। अब तो पकड़े ही गए हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, इनकी मुड़ी काट दी जाएगी, बात ना। तो ये अधीनता इसका स्वीकार कर लेते हैं ना। और यहाँ अपनी एक बेटी की शादी वो कर देते हैं, किससे बाबू, अलाउद्दीन खिलजी से। किससे करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से, समझना बात। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करता है कि इनको बाबू 1 लाख टंका देकर, मतलब टंका उस समय बतना 1 लाख का टंका मुद्रा था, पता ना, देकर वो क्या करता है कि इन्हें फिर वो वापस 6 महीना यहाँ रखता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, वापस भेज देता है, समझ ना बात। तो ध्यान रखिएगा कि जब ये देवगिरी पर आक्रमण हुआ था, उस समय बाबू राजा कौन था वहाँ के, रामचंद्र थे, यदुवंशी थे। आक्रमण किसने किया था बाबू, देखो तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन सेनापति कौन था, मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। नहीं, इससे वो क्या होता है कि मालवा युद्ध में, बात ना, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसे मालवा युद्ध में खरीदता है। इसे 1000 दिनार क्यों कहा जाता है, 1000 दिनार देकर इसको खरीदता है। तो ये सब गुलाम हुआ नहीं, समझ ना बात। अब देखिए वो क्या है कि हम देखते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसका बचपन का नाम क्या था ना। तो अली था या गुरसब था ना। ये तो नियम, ये जब वो राजा बनता है तो नियम बनाता है ना। तो देखिए वो पहला नियम क्या बनाता है कि सेना को नगद वेतन एवं स्थायित्व। ये पहला शासक होता है दिल्ली का, ना, सल्तनत काल बाबू, कि जो सेना को नगद वेतन देता है और अस्थाई सेना रखता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ना कि अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था। तो आपको याद हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी था ना। और अलाउद्दीन खिलजी ना देकर बाबू अली भी दे सकता है और गुरुशब्द भी दे सकता है ना। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को ना, क्योंकि इसी का ये भी नाम है, समझना बात। अब देखो क्या होता है कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा एक विशेष चिन्ह देता था घोड़ों को, नहीं कि भाई तभी ना मालूम चले, तो वो कोई भाई आके यहाँ क्या करेगा, इसके दरबार में घुसपैठी कर लेगा ना। अब करता है घोड़ा दागने की प्रथा शुरू करता है। सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू करता है, पता ना। जैसे आज आप फॉर्म भरते हो तो आपके आधार कार्ड मांगी जाती है, ये सारी चीज़ मांगी जाती है, आप कैसे हो, आपकी फ़ोटो मांगी जाती है। तो वैसे ही हुलिया लिखने की, नहीं तो वो क्या होगा कि सैनिक के भेष में कोई घुसपैठी आ जाएगा ना। और प्रथम शासक ये ऐसा होता है वो कि जो जासूस व्यवस्था करता है, जासूस की व्यवस्था करता है। जासूस की व्यवस्था क्यों करता है ये ना, देखो जब ये दिल्ली का शासक बनता है ना वो, तो बहुत लोग इसको विरोध भी होते हैं, बहुत लोग इससे क्या होते हैं, मतलब इसके सपोर्ट में भी रहते हैं ना। तो अब क्या होता है ना, अब ये देखता है क्या कि तो आंतरिक विद्रोह होते रहेगा, बतना। तो 4 गो नियम जारी करता है वहाँ बीच ना। बोलता है क्या कि भाई जितने यहाँ के अमीर हैं, शादी ब्याह कहीं कर रहे हैं तो बे हमसे पूछे नहीं करेंगे ना, बे हमसे पूछे नहीं करेंगे, एक नियम बनाता है। फिर बोलता है क्या कि जानता था क्या कि ये सब काम कब उलूल करेगा सब, जब दारू पिएगा सब तो काम उलूल करेगा सब। तो बोलता है कि मतलब शराब पर प्रतिबंध लगा देता है। तो सल्तनत कालीन प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो नशीले पदार्थों के सेवन पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, समझना बात। नहीं, उसके बाद वो क्या करता है ये कि इतने ही काम नहीं करता है वो, बात ना, तरह तरह से वो नियंत्रण करने लगता है। और अमीरों को क्या करता है वो विनष्ट कर देता है। जितने तुर्क अमीर बचे रहते हैं ना, सब लोग वो क्या करता है ये, मतलब नष्ट कर देता है। और वहाँ से फिर क्या होता है, जैसे ही बाबू क्या होता है कि वो तुर्क जब क्या होते हैं वो, मतलब जो पुराने अमीर होते हैं ये नष्ट होते हैं, तो नए नए अमीर बाबू क्या होते हैं, मतलब उत्पत्ति होता है नए नए अमीरों का ना। तो देखिए अब क्या करता है वो कि इतने विद्रोह के बाद अब वो अपने राज्य में अस्थायित्व प्रदान करना है, जनता के लिए काम करना है, तभी ना जनता आपको वो मानेगी, बात ना। अब उस समय था वो बाजार नियंत्रण, काफी बाबू क्या था कि बाजार में उथल पुथल था, नहीं मनमानी चल रहा था। मनमानी चल रहा था क्या कि बाबू जैसे है मतलब कोई चीज़ है, मान लो गेहूँ ही है, जैसे देखते हैं इसको लोग स्टॉक कर देंगे, रख देंगे, और इससे वो क्या होता है महंगा दाम पर बेचने लगते थे लोग, मतलब इस तरह का। जैसे बाबू आपको 1 किलो देना है तो उसमें भी कम बाट का यूज करते थे लोग ना, कोई बोलने वाला था ही नहीं। तो इसके दिमाग में ये चीज़ था, पता ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली बाबू क्या था इसका, बड़ी ही कठोर था। क्या था वो, बहुत ही कठोर था। कैसे कठोर था कि इसमें नियम था इसका एक, ठीक ना। नियम क्या था कि आप जितना सामान कम तौलिएगा ना, जैसे 1 किलो सामान लेना है और 1 किलो में आप 1 किलो के जगह आप 900 ग्राम तौल रहे हैं, तो 100 ग्राम कम ना तौल रहे हैं, तो 100 ग्राम आपके शरीर से मांस काट ली जाएगी, बता ना। क्या किया था,
100 ग्राम मतलब जितना कम, तो अब तो आधा किलो भाव पता ना कम तौल दीजिएगा तो क्या कि मतलब आधा किलो मांस काटी जाएगी, तो अब मांस के तो कोई पैमाना नहीं ना होगी भाई। अब बताओ, तो देखो नियम था कितना कठोर का नियम था कि जब तक आधा किलो पूरा नहीं होगा तब तक काटी जाएगी। मान लो ये एक बार काटा सब मांस आपकी नहीं, तो वो निकला कितना, मान लो कि 400 ग्राम निकल गया, बात है ना। तो अभी 100 ग्राम जरूरत है ना, तो अब वो 100 ग्राम लाए कहाँ से, फिर से काटेगा नहीं। अब बताओ आप, वो व्यापारी डरे कभी भी अब की बार से मतलब का थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे लेकिन वो थोड़ा सा कम नहीं, इसलिए तनिको कम होगा। कौन झूठों को जाकर कह दिया कि भाई तनी सा कम है, बात ना, तो क्या होगा, मांस काटेगा वो, पता ना। और तो कोई नहीं था ना कि भाई नहीं भाई आपको हर्जाना देना है भाई, ये पिटा जाएगा, पता ना, चाहे आपको हर्जाना देना है कि भाई चलो जितना कम तौले हो उतना दे दो, ये नहीं ना था यहाँ क्या कि भाई कम तौले हो तो आपकी मांस काट ली जाएगी, समझ ना बात। तो इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली में था ये, बात ना। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली बाबू एक ही चीज़ है, इसको लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था ना। अब देखिए वो क्या था कि स्थापत्य कला में ये क्या काम किया था, जयमत खाना की देखो मस्जिद, देखो तो जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो तो सीरी के किला का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभा महल किसने कराया था, वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे जानते हो इस्लामिक परंपरा में इसे इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इस्लाम, लिख लो सब, इस्लामिक कला का रत्न क्या है, इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है इसे। मतलब अलाई दरवाजा को, समझ ना, ये बहुत पूछ देगा क्वेश्चन ना। देखिए यही सब क्वेश्चन क्या होता है पूछता है तो क्या होता है कि नजर से उतर जाते हैं लोग कुछ ना। देखिए इतना नोट कर लिया आप लोग, मतलब ये समझ गए आप लोग ना। आप देखिए अब इस्लामिक अलाई दरवाजा हो गया, ठीक ना। अब देखो बाबू क्या था, ये भी बाबू क्या था कि राज का जो सिद्धांत चलाया था, बात ना। ये देखो एक बात और ध्यान रखना कि इससे एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कौन सल्तनत कालीन एक राजा था ना, मतलब सम्राट हुआ चाहे सुल्तान हुआ, जिसने एक नया धर्म चलाने की सोचा था, नहीं तो कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये एक नया धर्म चलाने के लिए सोचा ना, बोला क्या कि हम इस धर्म को नहीं मानते, हम एक ऐसा धर्म चलाएंगे यहाँ ना कि जो हमारे अनुसार चलेगा। ये ईश्वर को नहीं मानता था, ये बाबू राज जिसे देखो इसका ये जो वंश है, इस वंश का निर्माण हुआ है कि ये भी बाबू क्या हो रहा है कि एक धर्म को नहीं मान रहा है, नहीं सब धर्म को क्या कर रहा है वो, मतलब राज पर कोई धर्म को हावी नहीं होने दे रहा है कि नहीं भाई हमारा राज हम इस्लाम है, तो बाबू क्या होगा कि यहाँ इस्लाम धर्म हावी हो ना। तो यही चीज ये भी अपनाया था ना। तो याद रखिएगा कि देख तो कि मतलब ये भी यही काम किया था कि एक नया धर्म चलाने के लिए सोचा था। ये इसकी सनक भरी क्या थी, वो एक करतूत थी, लेकिन इसको रोक दिया गया, लेकिन कोई धर्म चलाया नहीं ना। लेकिन ये किसी एक धर्म की मान्यता नहीं दिया, और बाबू राज चलाने में ये भी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ये अपने अनुसार राज चलाया। ये सारे चीज आपको ध्यान रखना होगा ना। अब ये कर व्यवस्था क्या थी इसका, अब भाई देखिए कोई भी राज है उसको चलाने के लिए पैसा की जरूरत होगी नहीं, तो पहले राज में पैसा कहाँ से आता था, करे से ना आता था, लगान ना। देखिए अब क्या था वो कि इससे पहले ये लोग जितने थे, ये कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं बाबू, इन्होंने इनाम के रूप में, धार्मिक रूप में बहुत सारे जमीन को दान किए थे, अमीर लोग को दिए थे, ठीक ना, कि भाई चलिए आप मतलब इस पर कमाइए खाइए, ठीक ना। ये आते आते क्या किया बाबू, ठीक ना, कि ये सब जितने भूमि बाबू इनाम के रूप में, मिल के रूप में, धार्मिक के रूप में वो दी गई थी, वो सब भूमि को खालसा भूमि का अर्थ होता है, पूछता है क्वेश्चन, खालसा भूमि क्या अर्थ है बाबू, जिस पर राज का नियंत्रण हो ना, जिस पर किसका नियंत्रण हो, राज का नियंत्रण, ठीक ना। तो सब भूमि को खालसा भूमि में बदल देता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बोलता है क्या कि पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा वो राजा था ना कि जो क्या किया था कि मतलब जितने इनाम की भूमि थी उसे खालसा भूमि बदल देते या राज के अपने अधीन ले लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था ना। अब देखिए क्या
फिर वो 2 नवीन कर भी लागू किया, 2 नवीन कर। एक कर क्या, वो घारी कर एवं चराई कर। एक कर क्या था, घारी कर था, और एक क्या था, चराई कर था। घारी कर मतलब क्या होता है, घरों पर लगाया जाने वाला कर, समझ ना बात। और चराई कर क्या था, वो जो ये दुधारू जो पशुएं होते हैं उन पर लगाए जाने वाला कर को चराई कर कहा गया था ना। और इसका कौन लागू किया था, ये नवीन कर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था ना। ये खम्स मीन्स क्या होता है, बहुत बार पूछा है खम्स क्या है, तो लूट की धन है। जिसे युद्ध में क्या होता था, वो कि कहीं विजित लोग करते थे तो वहां से धन लूटते होंगे ना, धन मिलता होगा ना, समझ ना बात। उस धन को क्या करते थे लोग, वो पहले राजा को 1/4 दिया जा रहा था, नहीं, जिसे वो क्या है कि 100 गो रुपया लूटा लोग ना, तो 25 गो रुपया किसको मिला, राजा को मिला ना। अब ये क्या काम कर दिया, बोला कि नहीं ये गलत बात है भाई, युद्ध हम कर रहे हैं, रणनीति सब हम बना रहे हैं, राजा हम है, इतनी बड़ी रिस्क हम उठा रहे हैं, अब भाई हमको मिलेगा 100 रुपये में कितना, 25 मिलेगा। बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं हमको 75 चाहिए। कितना चाहिए, 3/4 का मतलब क्या होता है, 75, नहीं तो 3/4 कर दिया। कितना कर दिया, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1/4 के स्थान पर क्या कर दिया, वो 3/4 कर दिया, नहीं। और फिर बोला क्या कि उपज जो आप लोग मतलब जो धान गेहूं जो भी खदान मतलब खाद्य फसल उपजाते हैं उसका 50% आपको राज को देना होगा। कितना देना होगा, 50%, ठीक ना, समझ ना बात। मतलब 1/2 भाग, ये क्या हो गया, 1/2 भाग। मतलब आप 50 किलो वो आप उपज किए ना, तब 25 किलो राज के लिए चला जाएगा, समझ ना बात। तो आपसे या तो 50% भी लिख सकता है, या तो 1/2 भी पूछ सकता है ना। हेलो, इसने क्या किया कि दिल्ली को वो मंगोलों से एकदम पूर्णतः रक्षा तो वो मंगोलों से बलबन भी किया था, लेकिन ये वो पूर्ण रूप से रक्षा किया, समझ रहे बात ना। मतलब दिल्ली से मंगोलों को सफाया कर दिया, ये समझ ना बात। मतलब इधर अब वो लोग बाबू नहीं देंगे कि वो सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, लिख लेना सब कि सबसे ज्यादा दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। और वंश पूछेगा तो खिलजी वंश के, समझ ना बात। आप देखिए वो क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है 316 में, ठीक ना। ये 316 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है यहाँ एक बात और कि मुबारक खिलजी, इसके बाद यहाँ का राजा बनता है मुबारक खिलजी, जो क्या था, वो अयोग्य राजा था। कैसा राजा था ये, अयोग्य। अपने मन से वो ये भी उपाधि लेता है खलीफा का, था ये खलीफा नहीं, ले लिया खलीफा का उपाधि, समझ ना बात। अब एक बात समझो, इसकी हत्या जानते हो कौन करता है, इसकी हत्या करता है वो खुसरो खां। इसका कहीं कहीं नाम मिलेगा मलिक खुसरो, मलिक खुसरो, ठीक ना, बता दे रहे हैं आपको, खुसरो, मलिक खुसरो, या कहीं कहीं नाम मिलेगा खुसरो शाह, खुसरो शाह। ये जानते हो काहे फेमस है खुसरो शाह, ये हिंदू था। ये क्या था, हिंदू था। ये हिंदू से बना हुआ मुसलमान था, हिंदू से बना हुआ मुसलमान था ये ना। तो जैसे ही वो क्या होता है कि इसकी हत्या करता है खुसरो, ये ढेर दिन तक नहीं रहता है ना। जैसे अब तो एक बात समझ लो, अब दिल्ली पर वो पहले शासन तुर्कों की चली आ रही थी, नहीं, अब कोई नस्ल के कोई बाबू यहाँ अब ये नहीं रह गया है, यहाँ का मुसलमान चाहे यहाँ के जितने हैं लोग, मतलब अरे भाई यहाँ तो हिंदू थे ही, पता जो मुसलमान थे तुर्की थे लोग ना, वो लोग भी क्यों, मतलब ये नहीं है कि हमको राजा किस वंश का है किस नस्ल का है, उनको ये था कि राजा क्या है वो बढ़िया राजा हो ना, देख रहा हूँ बात। तो क्या होता है कि जैसे ही बनता है वो सब विरोध होने लगता है, नहीं, उलेमाए लोग जो होते हैं जितने वहाँ कहते हैं क्या कि इसे इस्लाम विरोधी माना जाता है। पूछा जाता है कि इस्लाम विरोधी किसे माना गया है, इस्लाम विरोधी, क्योंकि ये हिंदू से बना मुसलमान था ना। नहीं, इस कैसे बाबू होता है कि कोई राजा आता है तो मैं कोई घटना होती है किसी राज्य में, तो आदमी बोलता है कि भाई नीतीश कुमार मुर्दाबाद, चाहे नीतीश कुमार जिंदाबाद ना। तो उस समय जैसे ही राजा बनता तो नारा लगता है वो कि इस्लाम विरोधी नहीं गद्दी छोड़ो, इस्लाम विरोधी गद्दी छोड़ो ना। इस्लाम के लिए खतरा, इस्लाम के लिए खतरा ना, बतना। लेकिन वो इतिहासकारों ने लिखा है कि कोई इस्लाम के लिए खतरा नहीं था, बतना। कि वो तो निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबू क्या किया था कि इनसे बाबू एथी लिया था, तोहफा लिया था, और बोला था कि नहीं भाई ये सही आदमी है, क्या ये सही आदमी है, समझ बात समझ ना आप लोग। लेकिन पूछेगा कि इस्लाम विरोधी किसको माना गया है वो, किस शासक को, तो मलिक खुसरो को, या खुसरो खां इसी का नाम है, या खुसरो शाह भी आपको नाम मिलेगा। और ये क्या था, वो हिंदू से बना मुसलमान था, कन्वर्टेड मुसलमान था, ये समझ ना बात, बस समझ ना आप लोग। 1000 दिनारी कौन था, तो मलिक कफूर था। मलिक कफूर किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, बात ना। जब अब क्या होता है कि देवगिरी पर आक्रमण दक्षिण भारत की तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी अपना अभियान क्या करता है वो कि मतलब शुरू करता है, तो उस समय दक्षिण भारत में बाबू इसके सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मलिक कफूर कर रहा था। मलिक कफूर कहाँ खरीदा गया था, तो यार ये मालवा, बात ना,
मालवा के युद्ध में बाबू 1000 दिनार देकर खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम है 1000 दिनारी। समझ ना बात आप लोग ना। अब क्या होता है बाबू कि यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना मतलब अंत हो जाता है और इसका अंतिम शासक होता है मुबारक खिलजी। और यहाँ से और कुछ दिन के लिए बाबू क्या होगा कि ये बनेंगे कौन, खुसरू खां रहेंगे और इनको अगर तुगलक वाले लोग मार देंगे। समझ ना बात, ऐसे नो राज बन रहे हैं भाई। देखिए गुलाम वंश आया, गुलाम वंश को किसने हटा दिया, खिलजी हटा दिया। आप लोग याद रखिएगा गुलाम वंश के बाद कौन बना था, खिलजी वंश आया था, कि वो क्रम सजाने के लिए पूछ देता है, वहाँ घबरा जाता है स्टूडेंट ना। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा तो याद रहेगा, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, के बाद आ जाएगा तुगलक वंश आ जाएगा। समझ ना बात, उसका भी अंत होगा नहीं। तो बाबू इस तरह से आपको ध्यान देना है इसमें। और देखो जाकर इसके बाद आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे मिलेंगे कि जैसे इसने बाजार नियंत्रण किया था ना। अब मतलब बाजार नियंत्रण किया था तो इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया होगा ना, उन अधिकारियों का नाम क्या क्या था, ये सारे चीज़ आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिएगा ना। देखिए अमीर खुसरो को देखते हैं। अमीर खुसरो को सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, इसे तोतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोतिए हिंद। ये तोता का जैसा टन टन बोलता था नहीं, कुछ आदमी देखते हो बोलोगे बस फट से जवाब दे देंगे ना। और इसे खड़ी मतलब बोली का जनक भी बोला जाता है नहीं। और इसने सितार और तबला का भी आविष्कार किया था ना, सितार और तबला का भी ये आविष्कार किया था। तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट ना। हाँ, इसका मूल नाम क्या था, तो हसन नाम था। क्या नाम था वो, मोहम्मद हसन नाम था। पूछेगा कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो क्या बताइएगा, मोहम्मद हसन नाम था नहीं। तोतिए हिंद कौन था, तो अमीर खुसरो था। समझ ना बात नहीं। खड़ी बोली का जनक कौन था, तो अमीर खुसरो था नहीं। किसका शिष्य था, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये समझ ना बात। इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, किससे बाबू, अमीर खुसरो से बनते हैं। समझ बात। ये अमीर खुसरो अलग है, मलिक खुसरो अलग है। ये प्योर मुसलमान है और ये कन्वर्टेड मुसलमान है ना, ये ध्यान रखे रहिएगा लोग। ये अमीर खुसरो नहीं है यहाँ राजा बन गया, ये कवि था, ये राजा बनेगा, है ना बात। ये कवि है, ये राजा बनेगा यहाँ नहीं ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और कहानी आती है, आप लोग देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जब बाबू क्या हुआ था कि राजस्थान पर जब आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन थे, राणा रतन सिंह थे ना। जैसे खिलजी पिक्चर भी आया हुआ है, आप देख लीजिएगा ना। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें एक बाबू आता है पद्मावत, ठीक ना, मतलब उनकी महारानी के, राजा रतन सिंह के महारानी का नाम होता है मतलब पद्मावती ना। तो पद्मावती नाम होता है। तो क्या होता है वो कि जैसे ही राजा रतन सिंह का क्या होता है कि मौत होती है, मारे जाते हैं युद्ध में, तो वहाँ की जितनी औरतें होती हैं जौहर कर लेती हैं। जौहर व्यवस्था किसे कहते हैं, जो आग लगा लेती हैं। सब क्या होता है कि युद्ध में ऐसे नहीं आग लगा, ऐसे आप आग लगा लिए तो जौहर नहीं कहा जाएगा, उसको भी मत समझिएगा। आप आग लगा लिए ना तो जौहर कहाएगा नहीं। पहले क्या होता कि लड़ाई होता था और राजा अगर हार गए तो उस मतलब वहाँ की जितनी स्त्रियाँ थी, दरबारी स्त्रियाँ थी जो दरबार में रहती थी, बताना मतलब उसमें महाराणा ने सब आती थी, वो लोग जौहर मतलब अग्नि जलाकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी नहीं। तो इसकी वर्णन कहाँ से मिलता है, तो पद्मावत से मिलता है। पद्मावत किसने लिखा है, तो मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा है। तो एक थोड़ा सा ये भी आप लोग याद रखिए ना कि पद्मावत किसका लिखा हुआ है, बतना। अब बाबू क्या है, किसकी बाबू उसमें वर्णन है पद्मावत में, तो यही बाबू अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन है उसमें। समझे ना बात। चलिए इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा ना। देखिए